नमस्कार सभी को। आज के सेशन में हम देखने वाले हैं, प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं बिहार डीएलएड का साइंस का प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं, जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे और साथ ही साथ कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखने वाले हैं। यानी कि प्रैक्टिस सेट साइंस का आपका 2 प्रैक्टिस सेट है। हमने 5 प्रैक्टिस सेट जीके का करवा चुका हूं, अब साइंस का 1 प्रैक्टिस सेट करवा दिया हूं। ये आपका दूसरा प्रैक्टिस सेट है। 5 प्रैक्टिस सेट साइंस का करवाएंगे, फिर रीजनिंग का करवाएंगे, यानी कि ऑल विषय का करवाया जाएगा। साथ ही उसके बाद मिक्सेलेनियस 120 क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस सेट इसी सेशन में करवाने वाले हैं। तो आप सभी का भी मोरिया सर की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद कि आप इस सेशन में जुड़े हैं। इस सेशन को आप लास्ट तक दिखेगा, बहुत ही बढ़िया तरह से मजा भी आएगा। इस सेशन में आप क्या कीजिएगा, पहले क्वेश्चन पढ़िएगा, ऑप्शन पढ़िएगा, उसके बाद जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, इनमें से कौन सबसे अधिक सक्रिय धातु है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सबसे अधिक सक्रिय धातु। सक्रिय मतलब यानी कि अभिक्रियाशील धातु कौन सा है, सबसे अधिक जो है अभिक्रियाशील कौन कर सकता है, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। जब आप 10th का केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो 10th के केमिस्ट्री यानी कि एससीईआरटी में हूबहू जो है आपका ये बात बताया गया है, वहां पे हूबहू दिया गया है सबसे अभिक्रियाशील धातु। ये क्वेश्चन की बातचीत किया जाएगा तो आपके एग्जाम में लगभग अभी तक में जो है 3 से लगभग 5 से 6 बार पूछा जा चुका, 5 से 6 बार पूछा जा चुका, यानी कि पीवाईक्यू क्वेश्चन है। तो इनमें से सबसे अधिक सक्रिय धातु हो जाएगा पोटासियम हो जाएगा। और पोटासियम के परमाणु संकेत क्या होता है, तो के होता है। क्या होता है, के होता है। क्या जी सर जी, कौन हो जाएगा सबसे अधिक सक्रिय, कौन सा हो जाएगा, पोटासियम हो जाएगा। अच्छा, पोटासियम के बाद कौन सा होता है, तो सोडियम होता है। कौन होता है सबसे पहला नंबर, सबसे अधिक सक्रिय कौन होता है, कैसे जी, सबसे अधिक जो होता है वो होता है पोटासियम। पोटासियम के बाद कौन सा होता है, कैसे जी, पोटासियम के बाद जो है सोडियम होता है। कौन सा होता है, सोडियम होता है। सोडियम के बाद कौन सा होता है, कैल्शियम होता है। ठीक है, सोडियम के बाद कौन सा होता है, तो आप कहिए सर जी सोडियम के बाद जो होता है, सोडियम के बाद कैल्शियम होता है। क्या होता है, कैल्शियम होता है। अच्छा, कैल्शियम के बाद अगर पूछ दिया जाएगा तो मैग्नीशियम होता है। मैग्नीशियम के बाद कौन सा हो जाएगा, तो एल्युमिनियम होता है। मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम होता है, और उसके बाद जिंक होता है। उसके बाद भाई साहब लोहा, लोहा का क्या होता है, एफी होता है। उसके बाद सीसा यानी कि पीबी होता है। उसके बाद आपका हाइड्रोजन होता है। यानी कि इतना बात कम से कम आपको याद रख लेना है। ठीक है, और पूछेगा सबसे कम किस में होता है, तो सबसे कम देखिए, सबसे कम की अगर बातचीत पूछ देगा तो चांदी में होता है। सबसे कम एयू, एयू का मतलब यानी कि सॉरी सबसे कम सोना में होता है। यानी कि एयू सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। इसमें आप देखिए जल्दी जंग वंग नहीं लगेगा। सोना में, सोना में देखते हैं जल्दी जंग लगने का नहीं, क्योंकि वो अभिक्रियाशील नहीं है। जो अभिक्रियाशील है वो जल्दी जंग उसमें लग जाता है। तो सबसे अधिक पूछेगा तो क्या हो जाएगा, पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम उससे कम, फिर उससे कम मैग्नीशियम, उससे कम एल्युमिनियम, उससे कम जिंक, उससे कम लोहा, उससे कम पीबी, उसके यानी कि सीसा, उससे कम हाइड्रोजन, और सबसे कम जो होता है वो सोना होता है। तो यहाँ पे हम ऐसे कर देते हैं, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु याद रख लीजिएगा। ठीक है, कभी कभी ये भी पूछ देता है कि हाइड्रोजन से जो है ना अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन कौन सा है। तो देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे है, और हाइड्रोजन से ऊपर वाला जितना हो गया वो कितना, हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील धातु है। और हाइड्रोजन से कम पूछ देगा तो हाइड्रोजन से कम ये सब छोड़ के हाइड्रोजन से कम आपको टिक कर देना है। इस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा है तो आगे भी पूछे जाने की संभावना बन जाती है। चलिए उम्मीद करें इसका आंसर क्या आ जाए, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यौगिक जिसका अणुसूत्र समान किंतु संरचना सूत्र अलग अलग होता है। देखिए अणुसूत्र यानी कि समान होना चाहिए, लेकिन जो संरचना सूत्र होना चाहिए वो अलग अलग होना चाहिए, उसे हम समावयवी कहते हैं। क्या कहते हैं, समावयवी कहते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। समस्थानिक किसको कहते हैं, जिसका परमाणु संख्या समान होना चाहिए लेकिन परमाणु भार अलग अलग होता है, नहीं, इसको बोलते हैं आइसोमर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में आइसोमर बोलते हैं। कभी कभी ऑप्शन में आइसोमर दे देगा तो याद रखना, इसको बोलते हैं आइसोबार बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, आइसोबार बोलते हैं। ये बात एकदम से याद रख लीजिएगा। यानी कि परमाणु संख्या समान होना चाहिए और जो है परमाणु द्रव्यमान यानी कि अलग अलग होना चाहिए। ये बात एकदम से याद रख लीजिएगा। मिश्रण तो भाई साहब कोई भी चीज को आप मिला दीजिए, किसी भी अनुपात में मिला दीजिएगा तो वो मिश्रण ही कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि वायु क्या है, वायु एक मिश्रण, वायु क्या है, वायु एक मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइबोसोम किसके लिए केंद्र स्थल है। देखिए राइबोसोम में जो ना वो प्रोटीन संश्लेषण होता है। क्या होता है, अधिकांशतः तौर पे जो प्रोटीन संश्लेषण होता है। राइबोसोम की बातचीत किया जाएगा, एक होता है mRNA, उसमें होता है एक mRNA। mRNA क्या करता है, संकेत भेजने का, मैसेंजर RNA यानी संकेत भेजने का काम करता है। तो ये क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण होगा, नहीं होगा, क्योंकि हम प्रकाश संश्लेषण इससे पिछले वाले में
एमसीक्यू सीरीज में पढ़ा चुके हैं, उसमें आपको जो है आरएनए के बारे में चर्चा भी नहीं किए थे। उसके बाद जो श्वसन होगा नहीं होगा, तो इसलिए ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन को भी आप थोड़ा बहुत छांट सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृत्रिम खाद यानी कि वर्मी कंपोस्ट बनाने हेतु निम्न में से किस कृमि या कीड़े का उपयोग किया जाता है? सोल कृमि, हुक वर्म, केचुआ, इनमें से कोई नहीं। देखिए आप क्वेश्चन को पढ़ेगा तो काफी आसान क्वेश्चन, आप कैसे जी काफी आसान क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि ये आप जिंदगी में देख चुके हैं। जिंदगी में कैसे देखे हैं? कृमि खाद यानी कि वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट किसको बोलते हैं? आप देखिएगा एकदम से गोबर देखे हैं क्या? जी सर जी, गांव के किसान क्या करते हैं अपने जो है खेत में जो है पहले गोबर को एक जगह रखते हैं, गोबर एक जगह रखता है, वो वर्मी कंपोस्ट में कन्वर्ट होता है, यानी कि वो खाद के रूप में कन्वर्ट होता है। बहुत दिन जब गोबर रहता है तो उसको क्या करते हैं खेत में छीट दिया जाता है, यानी खेत में उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है, फसल बेहतर होता है। तो वो जो वर्मी कंपोस्ट बनाता है वो केचुआ बनाता है। कौन बनाता है? केचुआ। केचुआ जिसको आप लोग आम लोग देहाती भाषा में चाली भी उसको बोलते हैं, नहीं बोलते पेट में एकदम से चाली हो गया, तो वही वाला। यानी कि वो क्या करता है, वो कैसे करता है, तो वो मिट्टी को ही खाता है। केचुआ क्या करेगा? मिट्टी खाएगा और निकालेगा भी मिट्टी। तो मिट्टी जो खाता है फिर निकालेगा मिट्टी, तो पेट में जो है ना उस मिट्टी में कई सारे तत्व मिल जाता है। तो इससे क्या होता है एकदम से जो है ना वो बढ़िया मिट्टी होता है, वो वर्मी कंपोस्ट बनाने में वो बेस्ट होता है। इसलिए आप देखिए जहाँ जहाँ जो है वो आपका केचुआ देखने को मिलेगा वहाँ में आप देखिए मिट्टी थोड़ा सा भुरभुरा टाइप का रहेगा, यानी कि वैसी मिट्टी थोड़ा सा उपजाऊ ज़्यादा होता है। तो वही पूछा जा रहा है कि कृमि खाद यानी कृमि खाद वर्मी कंपोस्ट बनाने हेतु निम्न में से किस कृमि यानी कीड़े का उपयोग किया जाता है? तो केचुआ क्या होता है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वेरिसेला वायरस किससे होता है? वेरिसेला वायरस से होता है। वेरिसेला वायरस से क्या होता है? तो वेरिसेला वायरस से आप लोग जिसको आम देहाती भाषा में बोलते हैं माता हुआ माता, इनसे दूर उनको बोला था चिकन पॉक्स। क्या बोला? चिकन पॉक्स। तो वेरिसेला वायरस से क्या होता है? चिकन पॉक्स होता है। ठीक है, अब चिकन पॉक्स की बातचीत करेंगे, यानी कि माथे पर आप देखिए थोड़ा सा दाना टाइप टाइप का ऐसे लाल 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 एकदम से जो है ना फुंसी निकल जाएगा, काफी पूरे शरीर में भी निकल जाएगा, एकदम से अजीब टाइप का रहेगा और लहरेगा काफी ज्यादा। इसलिए आप देखते हैं, और ये जो है ना ये बहुत ज्यादा फैलता है, यानी अगर आप इसके संपर्क में जाते हैं तो बहुत जल्दी आपको भी होने की संभावना बन जाती है। इसलिए आप देखिएगा जिसको चिकन पॉक्स होगा ना तो उनको बोला जाए इनको माता व माता, उनको स्पेशल एक रूम में बिठाया जाएगा, साफ कपड़ा वगैरह सब दिया जाएगा, धुआं किया जाता है ताकि वो वायरस दूर हटे, गोबर से निपा जाता है कि वो वायरस जो है दूर हटे, यानी कि साफ सुथरा जगह पे रखना चाहिए। ठीक है, ये होता है। तो ये किसके कारण होता है? कैसे जी? वेरिसेला वायरस के कारण होता है। डेंगू किसके कारण होता है? मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, किसके काटने से? मच्छर के काटने से। मलेरिया देखिए मलेरिया भी मच्छर के काटने से होता है, लेकिन मलेरिया एक परजीवी मच्छर यानी कि एक परजीवी जीव है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम यानी कि उससे जो है ये मलेरिया फैलता है। आपसे ये बात पूछा जा सकता है कि मलेरिया किसके कारण होता है? जीवाणु, वायरस, प्रोटोजोआ और इनमें से कोई नहीं। तो मलेरिया जो होता है वो होता है प्रोटोजोआ के कारण। किसके कारण हुआ था? याद रख लीजिएगा, प्रोटोजोआ के कारण होता है, एकदम से याद रख लीजिएगा। ये जीवाणु और वायरस के कारण मलेरिया नहीं होता है, लेकिन हाँ मच्छर काटने से ही होता है, एक परजीवी जीव है उसके काटने से। अब डेंगू की बातचीत किया जाएगा तो डेंगू जो है ना आप देखते होंगे डेंगू कब होता है? तो जब आप गंदे पानी का यूज करते हैं, गंदे पानी वाला इलाका में रहते हैं, तो वहां पे क्या होता है? मच्छर फैल जाती है, और मादा एनोफिलीज मच्छर जब काटती है तो उससे जो डेंगू हो जाता है। जी सर जी। अच्छा रेबीज क्या होता है? तो रेबीज आप जानते हैं ये जो है रेबडो वायरस के कारण रेबीज फैलता है। ये किसके कारण से होता है? तो मेन तौर पे ये कुत्ता के काटने से होता है। किसके कारण से? कुत्ता के काटने से होता है। आप देखिएगा कुत्ता, जब कोई कुत्ता पागल हो जाता होगा तो आप देखते हैं गाँव में कहता होगा कि इस कुत्ता से बच करना, ये पागल कुत्ता है उससे बच करना। पागल कुत्ता कहने का मतलब उसको रेबीज वायरस हो चुका, उसको रेबीज जो है ना ये वायरस के कारण होता है। पूछेगा रेबीज किसके कारण होता है? तो रेबीज जो है वायरस के कारण होता है। ये बात भी एकदम से याद रख लीजिएगा। तो अगर कुत्ता मान किसी कुत्ता को रेबीज बीमारी हो चुका है, अगर वो कुत्ता अगर किसी मनुष्य को काट लिया और मनुष्य ने जो है यानी कि आदमी ने जो है वो बहुत ही जल्द जाकर के अगर सुई नहीं लिया, टीका नहीं लिया, तो फिर भाई साहब उनको भी रेबीज हो जाएगा। और रेबीज का कोई इलाज नहीं। जब किसी को एक बार रेबीज हो गया तो स्वाभाविक सी बात उसका कोई इलाज नहीं, उसके बाद उनका जाना एकदम से तय है। इसलिए आप देखते होंगे कि जब भी कुत्ता काटता होगा जाके एकदम से एक दो सुई ढाई से एकदम से ले लेते होंगे, ताकि जो एकदम से निश्चय हो जाते होंगे अब वायरस है नहीं है। लेकिन जो आजकल पालतू कुत्ता है जो उनको पालते हैं लोग, घर में रखते हैं, उनको ये सुई पहले से ही दिलवाया जाता है। तो रेबीज किसके कारण होता है? कुत्ता के काटने से रेबीज होता है। रेबडो वायरस के कारण, ये वायरस के कारण होता है। ये बात भी एकदम से याद रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है? देखिए अपसारी लेंस की अगर बातचीत किया जाएगा तो अपसारी लेंस कौन सा कहलाता है? आप लोग बताइए तो फटाफट से।
फटाफट से बताइए तो अपसारी लेंस किसे कहा जाता है? देखिए अवतल लेंस होता है, एक होता है उत्तल लेंस, अवतल एवं उत्तल लेंस दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अच्छा एक बात आपको मालूम होगा, एक होता है अवतल दर्पण होता है, एक क्या होता है आप कह सकते, एक होता है अवतल दर्पण होता है। अवतल दर्पण को हम अभिसारी दर्पण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अभिसारी दर्पण भी बोलते हैं। कह जी सर जी इनको हम अभिसारी दर्पण बोलते हैं। एक होता है उत्तल दर्पण होता है, एक क्या होता है? एक होता है उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण को हम क्या बोलते हैं? इसको अपसारी, इसको अपसारी दर्पण भी बोलते हैं। ये बात भी एकदम से याद होगा। लेकिन लेंस में इसका उल्टा हो जाता है। अवतल लेंस अगर पूछ दिया जाएगा तो ये अपसारी लेंस हो जाएगा। अवतल लेंस को क्या बोला जाता है? अवतल लेंस को ही अपसारी लेंस कहा जाता है, ऑप्शन ए राइट आंसर। लेकिन उत्तल लेंस को क्या कहता है? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभिसारी लेंस कहा जाता है, यानी कि इसका उल्टा हो जाता है। ये बात एकदम से याद रखें। जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। व्हिटेकर के द्वारा प्रस्तावित वर्गीकरण जगत यानी किंगडम के अंतर्गत है। देखिए व्हिटेकर ने जो है पूरी किंगडम को, पूरे साम्राज्य को जो है 5 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? तो आप कह सकते 5 भागों में बांटा। ये 5 भाग कौन कौन से थे? एक प्लांटी, एनिमेलिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, यही 5 भागों में बांटा। तो वही पूछा जा रहा है कि व्हिटेकर के द्वारा जो है प्रस्तावित वर्गीकरण जगत के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो ये पांचों आते हैं, प्लांटी, एनिमेलिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, पांचों आते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि अगर बातचीत किया जाए तो इस चैप्टर से जो है ना आपके एग्जाम में काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसलिए जो है हम जो है आपको देखिए प्रैक्टिस सेट भी करवा रहे हैं और एमसीक्यू भी करवा रहे हैं साइंस का, क्योंकि आप लोग का डिमांड आया था सर साइंस का एमसीक्यू करवा दीजिए। देखिए रीजनिंग वगैरह सब का हम जब करवाएंगे तो रीजनिंग से 10 मार्क आता है, और रीजनिंग से जो है ना जब हम आपको प्रैक्टिस सेट भी करवाएंगे तो उस दौरान भी हम कई सारे कंसेप्ट आपको बता देंगे, उसका टेंशन नहीं लेना है। लेकिन साइंस का आप लोग बोले थे स्पेशल एमसीक्यू करवाए, तो एमसीक्यू सीरीज चालू है, लेकिन उसमें होता है क्या, क्वेश्चन सेट करना पड़ता है, एक एक चैप्टर में मंथन करना पड़ता है, यानी कि ये देखना पड़ता है कि आपके एग्जाम में इस क्वेश्चन से कितना क्वेश्चन पूछा, सबको इकट्ठा एक जगह करना पड़ता है, फिर उसका नया नया क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है वो टाइप करवाना पड़ता है, तो उसमें टाइम लगती है। इसलिए वो डेली नहीं आती है, कभी कभी जो है 1 या 2 दिन के अंतराल पे वो आते रहेगी, लेकिन प्रैक्टिस सेट आपका लगभग डेली चलते रहेगा। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपको बेहतर तैयारी कराने वाला है बिहार डीएलएड के लिए। अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है, आप जो डिमांड करते हैं वो इस चैनल पे अपलोड हो जाता है, वो हो जाता है, ठीक है। तो इस चैप्टर से कई सारे क्वेश्चन आते हैं और ये चैप्टर भी थोड़ा सा बड़ा है, तो हम जो हम प्रयास करेंगे इस चैप्टर को एमसीक्यू सीरीज में करवा देने का, और ये चैप्टर जब करवा देंगे तो यकीनन माने कि एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला, वहीं से क्वेश्चन आएगा। यहाँ से जो है 2-3 क्वेश्चन पूछ दिया जाता है आप लोग के एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीलियम परमाणु के एल कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? अच्छा आप परमाणु देखते हैं, कहिए जी सर जी परमाणु सर जी ऐसे रहता होगा। अच्छा बीच में क्या रहता है? कैसे जी बीच में P+N होता नहीं होता है? कहिए जी सर जी बीच में होता है P+N, यानी कि प्रोटॉन और नाइट्रोजन, सॉरी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है बीच में होता है। लेकिन एक होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, चक्कर कटाएगा। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। और प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है? प्रोटॉन पे प्लस चार्ज, यानी कि पॉजिटिव चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन एकदम से न्यूट्रल रहता है। न्यूट्रल मतलब न्यूट्रल, ना तो वो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव। ऐसे समझिए कि पॉजिटिव मतलब यानी कि पी से समझ लेना कि सपोज मान लीजिए ये लड़का है, और ये सपोज मान लीजिए प्रोटॉन पी को आप ये समझ लीजिए कि सपोज ये क्या है, ये लड़की है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन को मान लीजिए ये लड़का है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या मान लीजिए ये लड़का है, ठीक है। तो अब देखिए प्लस जो हमेशा माइनस से मिलना चाहेगा, नहीं मिलना चाहेगा। क्या जी सर जी ऐसा होता कहीं भी, पूरी दुनिया में ही होता, ठीक है। आप देखते होंगे कि प्रकृति ने ऐसा बनाया है कि शादी जो है लड़का लड़का में होता नहीं होता, लड़का लड़की में शादी होता है, यानी। और अट्रैक्शन भी आप देखिएगा तो लड़का का अट्रैक्शन लड़की की तरफ होगा, लड़की का अट्रैक्शन लड़का की तरफ होगा। ये बायोलॉजिकल रीजन है, उसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे जो प्रोटॉन का जो हमेशा ये चक्कर काटते रहेगा, कौन? इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहता है, सोचता है भाई से हमको कभी भी मिल जाए, तो ये चक्कर एकदम से काटते रहता है। ये कहां से? ये गोल गोल घूमता है, कौन? इलेक्ट्रॉन घूमता है, यानी कि चक्कर काटता है। लेकिन न्यूट्रल तो भाई साहब न्यूट्रॉन तो एकदम से न्यूट्रल है। न्यूट्रल कहने का मतलब ना तो ये पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव। वही वाला बात हो गया कि कोई कोई को देखेगा मिस्टेक से जो है वो उनको ना ही लड़का में इंटरेस्ट होगा ना ही लड़की में, यानी कि वो एकदम से न्यूट्रल हो जाएगा। तो आप यह क्या समझे, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, पी पे प्लस चार्ज होता है, ई पर जो है माइनस चार्ज होता है। याद रखिए कई दफा पूछा हुआ क्वेश्चन है कि प्रोटॉन होता है तो धनात्मक, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? धनात्मक होता है, ठीक है। न्यूट्रॉन होता है तो नेगेटिव होता है, यानी कि नकारात्मक होता है। इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए ये बात तो हो गया। अब देखिए इसमें परमाणु में कई सारे कक्षा होते हैं। परमाणु में क्या होते हैं, ये जो चक्कर लगाते हैं ना, तो ये अपना अपना कक्षा में चक्कर लगता है, अपना अपना जो है कक्षा में चक्कर लगाते हैं। तो कई सारी ऐसे करके जो है कक्षा होते हैं, ठीक है। कई सारे ऐसे करके कक्षा होते हैं परमाणु में। उस कक्षा को हम संदर्भित करते हैं किससे? KLMNOP से। किससे करते हैं?
KLMN ऐसे करके हम संदर्भित करते हैं, इस कक्षा को हम एकदम से बतलाने का प्रयास करते हैं। कहिए जी सर जी, बात बिल्कुल सही है। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछता है कि यानी कि परमाणु के जो है कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो परमाणु की कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है यहाँ पे लिख देते हैं परमाणु के कक्षा में, ठीक है, क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, परमाणु के कक्षा में, परमाणु के कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी कि अधिकतम कितने जो है इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो 2n² होते, कितने होते हैं, 2n² होता है। n क्या होता है, तो n होता है कक्षा की संख्या। n जहां पे क्या होता है, तो n बराबर हम लिख देते हैं, n होता है कक्षा की संख्या होता है, n की कक्षा की संख्या होता है, n होता है। ये भी कई दफा पूछा हुआ क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बताइए कि परमाणु में जो अधिकतम संख्या होता है 2n² होता है, तो n क्या होता है, तो n जो होता है वो कक्षा की संख्या होता है, और अधिकतम कितना हो सकता है, 2n² हो सकता है। हम जानते हैं आपको समझ में नहीं है, या अब समझ में आ जाएगा। जैसे कि परमाणु कक्षा, जैसे सपोज मान लीजिए ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 हो गया। अब आपके दिमाग में ये आता होगा सर जी परमाणु के पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा हो सकता है। तो अब देख लेते, परमाणु के पहला कक्षा बोले हैं ना, यानी कक्षा की संख्या यहाँ पे हम लिए हैं 1, कक्षा की संख्या 1, यानी कि आप पूछ रहे हैं कि सर जी पहला कक्षा में हमको ये बात बताइए कि पहला कक्षा में जो है कितने हो सकते हैं। तो आप वहां पे देखिए कक्षा की संख्या n 1 है, और हम अभी फॉर्मूला बताए 2n² बताए हैं। तो n क्या है, कक्षा की संख्या, n की जगह 1 रख देना, तो 2 गुना 1 का स्क्वायर, यानी कि 2 गुना 1 यानी कि 2 होता है। तो पहला कक्षा में पूछेगा परमाणु की संख्या बाहरी कक्षा में कितनी हो सकती है, तो कितना हो सकता है परमाणु की कक्षा में अधिकतम संख्या, यानी कि बाहर की अधिकतम संख्या, तो 2 हो सकता है। अब आपके मन में आता है सर दूसरी कक्षा में कितना होगा, तो ठीक है हम कक्षा की संख्या 2 लेते हैं। कक्षा की संख्या अगर हम 2 लेते हैं, तो अब इसमें देखते हैं फॉर्मूला लगाएंगे 2n², तो यानी कि 2 गुना, देखिए n का क्या है कक्षा की संख्या, तो 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, कैसे जी 4 होता है, तो 4 दूना 8 होता है। यानी कि दूसरी कक्षा के बाह्यतम कक्षा में जो है कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, तो आप कैसे जी 8 हो सकता है। अब मन में आता होगा सर जी तीसरा कक्षा लेकर हमको दिखाइए, तीसरा हम देखिए 3 होता है, और इसका फॉर्मूला था 2n² होता है, यानी कि 2 गुना n का वैल्यू 3 है, तो 3 का स्क्वायर हो गया, तो 2 गुना 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 9 दूना 18 हो गया, इसलिए 18 होता है। अच्छा चौथा में आपका मन आ रहा होगा कि जी सर जी चौथा में आ रहा, तो ठीक है चौथा एक बार दिखा देते हैं, तो यानी कि 2n², तो 2 गुना 4 का स्क्वायर, यानी कि 2 गुना 4 चौके 16, 16 दूना 32 होता है। इसलिए अभी तक आप ये बात पढ़ते आ रहे होंगे कि परमाणु कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है वो इस टाइप से होता है 2, 8, ठीक है, हाँ 2, 2, 8, 18, 32 होता है। यानी कि अगर कोई भी परमाणु है, कोई भी तत्व है, कोई भी एलिमेंट है, उसके बाहरी कक्षा में अधिकतम संख्या 2 हो सकती है, पहला कक्षा में, दूसरी में 8 हो सकती है, तीसरा में 18, चौथा में 32, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। क्या जी सर जी, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा, हीलियम परमाणु के एल कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। सबसे पहली बात तो भाई साहब हीलियम का परमाणु संख्या होता कितना, क्या सर जी हीलियम का जो है ना होता है He2 होता है, कितना होता है, हीलियम का 2 होता है। तो अब 2 बताइए, 2 तो ये पहला कक्षा में आ गया, यानी कि KLMN ये कक्षा होता है, तो ये तो K में आ गया। क्या जी सर जी बात सही बोले कि K के कक्षा में एकदम से आ गया, हीलियम नहीं आ गया। क्या जी सर जी हीलियम जो है ये तो K के कक्षा में आ गया, क्योंकि यहाँ अच्छा 2 है, ठीक है 2 है, तो 2 सबसे ज्यादा तो रहता है इसमें, लेकिन उसके बाद देखा जाए एल में, तो एल में भाई साहब 0 रहता है, क्योंकि अधिकतम संख्या कितना हो सकता है, अधिकतम संख्या तो इसमें कुछ है नहीं, उसके बाद अधिकतम 2 ही है, तो इसलिए 0 होना चाहिए। लेकिन आपका आंसर जो लिया गया, आंसर लिया गया 2, तो अगर आप सही मायने में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो देखिए ऐसे होना चाहिए 0, लेकिन आपका आंसर सी यानी कि 2 लिया गया, तो ऑप्शन सी को ही हम आगे लेके चल बढ़ते हैं। लेकिन अगर एडजा देखिएगा हीलियम परमाणु के एल कक्षा में, तो के में तो भाई साहब पहला कक्षा हो गया, और पहला कक्षा का अगर हम निकालने के लिए जाएंगे पहला कक्षा का, तो अधिकतम कितना हो सकता है, 2 हो सकता है, और हीलियम का परमाणु संख्या भी अधिकतम 2 ही है, ठीक है, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता, इससे ज्यादा इसका है ही नहीं, तो कहाँ से 2 होगा, नहीं होगा। तो अगर वही पूछता के कक्षा में तो 2 हो जाता है, ठीक है, लेकिन एल में
जीरो हो जाएगा, एल में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है क्या जी सर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। उम्मीद करते हैं ये कंसेप्ट आप समझेंगे। यहाँ से कई टाइप से क्वेश्चन पूछता है। पहला क्वेश्चन पूछ देगा कि परमाणु की कक्षा में अधिकतम संख्या 2n² पूछेगा, n क्या होता है, तो कक्षा की संख्या होता है। दूसरा, बहुत सारे को ये बात मालूम रहेगा 2, 8, 18, 32 ऐसे करके हम इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालते हैं, ये बात भी याद रखना चाहिए। उसके बाद p पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है, n न्यूट्रल होता है, ये बात भी याद रखना। इस टाइप से कक्षा होता है। ठीक है हाँ क्या जी सर जी। चलिए एकदम से आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ पौधे के विकास के लिए कौन सी हवा जरूरी है। अच्छा, पेड़ पौधे को विकास करना है तो आप याद कीजिए, प्रकाश संश्लेषण हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो जो नहीं पढ़े हैं पिछला सेशन देख लीजिएगा, साइंस MCQ, उसमें प्रकाश संश्लेषण पढ़ाए। तो प्रकाश संश्लेषण में हम क्या बताए थे कि उनको अगर खाना बनाना रहता है ना, तो खाना बनाने के लिए उसको क्या चाहिए, कहिए सर जी CO2 चाहिए, उसके बाद पानी तो चाहिए, उसके सर जी गैस सिलेंडर चाहिए, यानी कि सूर्य का प्रकाश तो चाहिए, उसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। और उसके बाद बोले थे कि नमक तो डालना मत भूलिएगा, नहीं तो खाना एकदम से बर्बाद हो जाए, यानी कि क्लोरोफिल तो भाई साहब इसकी उपस्थिति में क्लोरोफिल तो एकदम से चाहिए। इतना चीज अगर आप देते हैं तो उसके बाद वो खाना बनाएगा खाएगा, मतलब उसका विकास होगा। खाना बनाएगा तो खाएगा, खाने के बाद क्या होगा, उसका विकास होगा। कहिए जी सर जी, बात बिल्कुल सही बोल रहे थे। पेड़ पौधे के विकास के लिए कौन सी हवा जरूरी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है। तो यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जरूरी है। ऑक्सीजन है नहीं, ऑक्सीजन हम लोग को जरूरी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी पेड़ की शाखा को हिलाया जाता है तो पके हुए फल शाखा से अलग होकर गिर जाते हैं, यह उदाहरण है, किसका उदाहरण है। देखिए हम समझाते हैं। न्यूटन ने 3 नियम दिए थे गति के। न्यूटन ने गति के कितने नियम दिए थे, 3 नियम थे। एक दिया था प्रथम गति का नियम, दूसरा गति का नियम, तीसरा गति का नियम। प्रथम गति का नियम को ही हम जड़त्व का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रथम गति का नियम। यहाँ पे हम चलिए लिख ही देते हैं ताकि आप लोग को भी एकदम से याद हो जाए, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो, क्योंकि यहाँ से जब क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे क्वेश्चन बन जाना चाहिए। नहीं क्या जी सर जी, बात बिल्कुल सही है। तो एक क्या है, एक सर जी प्रथम गति का नियम हो जाएगा। एक क्या हो जाएगा, तो सर जी प्रथम गति का नियम। ठीक है, और प्रथम गति के नियम से जो है ना हमें बल की परिभाषा मिलती है। क्या मिलती है, बल की परिभाषा मिलती है। बल की परिभाषा देखने को मिलती है। यानी कि प्रथम गति का नियम क्या कहता है कि अगर कोई वस्तु पहले ही से अस्थिर है तो वो अस्थिर रहना चाहेगा, कोई जा रहा है तो वो जाइए रहना चाहेगा, जब तक बाहरी बल उस पर न आरोपित हो। सपोज ऐसे मानिए कि आप अगर जा रहे तो आप सोच रहे कि चलो भाई हम चलिए जा रहे, जब तक कोई रोकेगा नहीं हम जा रहे हैं एकदम से। अगर आप रुके हुए तो आप सोचिए कोई धक्का देगा तो हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो हम रुके हुए हैं। तो प्रथम गति का नियम यही कहता है। ठीक है क्या जी सर जी, बात बिल्कुल सही बोले। तो यही बल की परिभाषा भी कहती है। बल की परिभाषा क्या कहती है, तो बल का परिभाषा ये कहता है, बल वह कारक है जो किसी की अवस्था में परिवर्तन कर दे या परिवर्तन करने की चेष्टा करे। यानी कि बल की परिभाषा भी यही बात कहती है कि अगर कोई वस्तु है और वो उसका अवस्था पहले से जैसा है, उसके अवस्था में अगर मान से कोई कारक उसकी अवस्था को बदल दे या फिर बदलने की चेष्टा करे, उसे बल कहते हैं। तो वही वाला बात हो गया। प्रथम गति का नियम बोला, अगर कोई रुका हुआ तो उस जगह रुकल रहना चाहिए, कोई बाहरी एकदम से कारक मारा, धक्का मारा, वो चल दिया, तो प्रथम गति का नियम। इसलिए जो है प्रथम गति के नियम से हमें बल की परिभाषा मिलती है। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, प्रथम गति के नियम को ही हम जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जड़त्व का नियम भी बोलते हैं, क्योंकि जो बात प्रथम गति का नियम बोलता है वही बात जड़त्व का नियम भी बोलता है। इसको हम गैलीलियो का नियम भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको जो है गैलीलियो का नियम भी बोलते हैं। अब कैसे जी गैलीलियो का नियम क्यों बोलते हैं, गैलीलियो का नियम इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि जड़त्व का नियम जो है ना गैलीलियो ने दिया था सबसे पहली बार, और उसी को जो है ना न्यूटन ने पहली बार फिर उसके बाद बोल दिया, इसलिए हम इसको गैलीलियो का नियम भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है दूसरा, उसका क्या आता है, दूसरा गति का नियम। दूसरा गति का नियम अगर देखने को जाएंगे तो इससे बल की सूत्र का परिभाषा मिलता है। बल का सूत्र का परिभाषा देखने को मिलता है। यानी कि बल का सूत्र क्या होता है, F बराबर ma होता है। तो ये फॉर्मूला हमें कहां से देखने को मिलता है, दूसरा में, और ये संवेग संरक्षण पे आधारित है। ठीक है, इसमें संवेग के बारे में चर्चा किया गया दूसरा गति नियम में। और तीसरा गति नियम की अगर बातचीत किया जाएगा तो तीसरा गति नियम कहता है कि क्रिया के प्रति विपरीत क्रिया। ठीक है, क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया। यानी कि दूसरा गति का नियम ये बात कहता है कि आप अगर किसी को एक थप्पड़ लगाए, जितना जोर से अगर मारे, तो भाई साहब जिसको मारे उसको जितना जोर से चोट लगा उतना जोर से चोट आपको इस पे भी लगा। ठीक है, जितना बल उस पे लगा उतना बल इस पे भी लगा। ठीक है, वही वाली बात कहती है। लेकिन आपको उतना ज्यादा चोट नहीं लगता, क्योंकि आपका हथेली थोड़ा सा मजबूत है, उसका गाल एकदम से कोमल है, मारिएगा उसका गाल हो गया लाल। ठीक है, आपका हथेली तो पहले से मजबूत है, इसलिए उतना इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन
लेकिन हाँ बल उतना ही लगता है। तृतीय गति के नियम के कारण रॉकेट जाता है एकदम से, नहीं दिखेगा क्या जी? ऐसे रॉकेट जो संवेग संरक्षण के नियम पे चलता है, लेकिन आप रॉकेट में देखिएगा तो जब भी एकदम से चलेगा तो वो धुआं एकदम से छोड़ेगा, मतलब यानी कि पीछे की ओर तरफ जाएगा तो वो आगे बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा। कहे जी सर जी, ऐसे बहुत कुछ में आप देखने को मिलते होंगे कि एकदम से आप मारते हैं पीछे तो उसका जैसे कि नौ आप चलेगा, मारेगा एकदम से पीछे तो वो धकल देगा आपको आगे। क्या जी सर जी? तो ये सब जो है तृतीय गति नियम के उदाहरण है। तो प्रथम में क्या है कि वो पहले से चाहेगा जैसे वैसे, जैसे कि मान चले न्यूटन के प्रथम गति के नियम के कारण क्या होगा कि जब भी किसी पेड़ की शाखा है, शाखा में मान चले एकदम से पहले से लटका हुआ कौन सा फल लटका हुआ पहले से, आप क्या किए एकदम से मारे, एकदम से धक्का हिलाए इसको कि अचानक से इसमें गति जो उत्पन्न हुआ ना, ये सोच रहा पहले से रहने के लिए, आप एकदम से मारे हिल गया, टूट के एकदम से फल गिर गया नीचे। तो प्रथम गति के नियम के कारण क्या होता है, कोई भी फल नीचे टूटे मतलब फल जो है टूटकर नीचे गिर जाता है। क्या जी सर जी? बात बिल्कुल सही है। तो किस नियम के कारण? न्यूटन के गति के प्रथम नियम के कारण हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि फल पहले सोच रहा है कि हम एकदम से बैठल है, आप जाके हिला दिए। आम का बारी आ रहा है, हाँ आम के में नाम देखिएगा, आम पहले से पकड़ है, वो सोच रहा है हम पहले से खड़ा रहे, आप जाके एकदम से हिला दिए, बस हिलाए को अचानक से जो हिला ना बस उसके बाद गिर गया। जैसे कि आप देखते होंगे ट्रेन में जब आप बैठते होंगे तो ट्रेन में एकदम से आप बैठे हैं, ट्रेन में तो उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता होगा, बस में आप देखिएगा बसों में ज़्यादा नहीं इफेक्ट पड़ेगा। आज चल के मोटरसाइकिल में देखिएगा जिसमें ऐसे करके एकदम से बैठेगा, ऐसे करके बैठे रहेगा, एक बार मारेगा एक्सीलेटर, बस एक बार जो आगे बढ़ेगा बस आप ऐसे तुरेगा, अरे तुरेगा, अभी तो गिर रहे थे। तो ये भी प्रथम गति के नियम कारण हो रहा है, अचानक से आपको झटका लग रहा है। या फिर आप देखिए एकदम से मोटरसाइकिल से एकदम जा रहे, कोई भी गाड़ी से आप जा रहे अचानक से फुल स्पीड में मार देगा एक ब्रेक, आप देखिए ऐसे करके झुक जाइएगा, तो वो भी किसके कारण होता है? तो इसी कारण से होता है, प्रथम गति के नियम के कारण होता है। ये सब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। दूरदृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती है, यानी कि दूर की वस्तु को, निकट की वस्तु को, बड़ी वस्तु को, इनमें से कोई नहीं। देखिए जो दृष्टि बोलेगा वो दृष्टि साफ साफ देखेगा, यानी कि दूरदृष्टि वाली बोला है तो यानी कि ये दूर की वस्तु को हाँ जी साफ साफ देख सकता है। दूर दृष्टि में दूर की वस्तु को साफ साफ देखा जाता है, और निकट दृष्टि में निकट की वस्तु को साफ साफ देखा जाता है। इसका नाम इसको लेकर नहीं रखा गया, इसका नाम किसी और कंसेप्ट को लेकर रखा गया है। जब रेटिना पे जो है प्रकाश दूर में पड़ने लगती है तो हमें जो है ना दूर की वस्तु दिखती है, नजदीक की वस्तु नहीं दिखती है, जिसके कारण से क्या होता है दूरदृष्टि दोष होता है, तो उसके नाम पे रखा गया है। तो इसलिए पूछा दूरदृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकता है, तो दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकता है, और निकट दृष्टि दोष जिसको हो गया वो निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकता है। लेकिन हाँ देखिए, अगर दूरदृष्टि दोष हो गया है तो आपको निकट का वस्तु नहीं दिखेगा, दूर का वस्तु आपको दिखेगा। निकट का वस्तु दिखेगा नहीं दिखेगा, दूर का वस्तु आपको क्या होगा? तो दूर का वस्तु आपको दिखेगा। लेकिन पूछेगा निकट दृष्टि दोष, अगर निकट दृष्टि दोष हो गया तो यानी कि निकट की वस्तु आपको दिखेगा और दूर का वस्तु आपको नहीं दिखेगा। दूर का वस्तु आपको दिखेगा, कैसे जी? दूर का वस्तु हमको नहीं दिखने वाला है। आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि बताइए दूरदृष्टि दोष वाले आंखें में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो हम ट्रिक बता देते हैं। आपसे पूछेगा दूरदृष्टि, क्या पूछेगा? दूरदृष्टि पूछ दिया जाएगा, इसमें पूछ दिया कौन सा लेंस लगाता, और एक पूछ देगा निकट दृष्टि, क्या पूछ देगा? निकट दृष्टि, इसमें पूछ देगा कौन सा लेंस लगाता है। तो दूरदृष्टि वाले में कौन सा लेंस लगाएंगे? तो उत्तल लेंस लगाया जाता है। कौन सा लेंस लगाया जाता है? तो आप कहिए सर जी उत्तल लेंस लगाया जाता है, याद रख लीजिएगा, ठीक है क्या जी सर जी? अच्छा दूर निकट दृष्टि में कौन सा लेंस लगाया जाता है? अवतल लेंस लगाया जाता है। कौन सा लगाया? अवतल लेंस लगाइएगा तो जाकर के ठीक हो जाएगा। ये भी बहुत मोस्ट वीवीआई पॉइंट है, पूछा जाएगा। अब कैसे जो हमको कैसे याद रहेगा? ट्रिक बताते हैं ना, मेरे पास आए तो सब याद रह जाएगा। देखिए दूर को आप बढ़िया से गौर से देखिए, दूर को क्या कीजिए? दूर को कहिए सर जी गौर से आप देखने का प्रयास कीजिए, ठीक है? यही पेन लेते, दूर को आप गौर से देखिएगा तो कहिए सर जी दूर जो है ना छोटा अक्षर है, और उत्तल भी जो है ना सर जी छोटा है, मतलब छोटा को छोटा के साथ एकदम से मिला दीजिए। निकट देखिए तो निकट सर जी बड़ा है, सर अवतल भी एकदम से बड़ा। इस दोनों के कंपेरिजन में बड़ा कौन हो गया? अवतल बड़ा हो गया। इस दोनों के कंपेरिजन में बड़ा कौन हो गया? निकट हो गया। यानी कि बड़ा को बड़ा के साथ मिला दीजिए, बड़ा को किसके साथ मिला दीजिए? बड़ा के साथ, और छोटा को किसके साथ मिला दीजिए? छोटा के साथ। दूर बोलेगा, दूर तो छोटा है, क्या जी सर जी? तो उत्तल भी छोटा है, तो दूर में उत्तल लेंस का यूज होगा। निकट सर जी बड़ा है,
और अवतल भी बड़ा है तो निकट में अवतल लेंस का यूज होगा, ये बात भी एकदम से याद रख लीजिएगा। ठीक है, अब कहिए सर जी ऐसे भी याद रहेगा सर जी, कोई कॉन्सेप्ट दीजिए, ये ऐसे ट्रिक दिया, अगर ट्रिक भूल जाते कॉन्सेप्ट देते हैं। अब बुढ़वा सबको देखिएगा, एकदम से बुढ़वा सबको देखिएगा, उसको ना तो दूर का दिखेगा ना तो नजदीक का दिखेगा। ठीक है, इसलिए उसमें दो फोक्सी लेंस लगाया जाएगा। दो फोक्सी मतलब दो को फोकस वाला, अवतलो लेंस रहेगा, उत्तलो लेंस रहेगा। तो बुढ़वा सबको आप देखिएगा, ऐसे बुजुर्ग सबको कि चश्मा रहेगा नीचा में ऐसे करके कटिंग बना रहेगा, एकदम से थोड़ा सा उठा हुआ रहेगा, तो अवतल लेंस थोड़ा सा उठा हुआ रहता है, नीचा में से कटिंग बनाया तो उसको नजदीक देखना है तो एकदम से उस चश्मा को ऐसे नजदीक करेगा और ऐसे करके पेपर को पढ़ेगा। दूर देखना, चश्मा को ऐसे ऊपर करेगा तब जाके दूर दिखेगा। तो नजदीक बनाता इतना जो कटिंग बनाता है वो कौन सा लेंस के बनाता है। हाँ, तो वो कंसेप्ट से भी आप याद रख सकते हैं। नहीं तो बेस्ट ट्रिक आपका छोटा वाला को छोटा के साथ, बड़ा वाला को बड़ा के साथ मिलाइए, ऑप्शन को एकदम से टिक करके आगे बढ़ जाइए। क्वेश्चन पूछेगा तो छूटना नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा केंद्र है। देखिए प्रथम नाभिकीय ऊर्जा केंद्र जो है तारापुर है। कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा तारापुर। जो प्रथम नाभिकीय ऊर्जा केंद्र तारापुर जो है। ऐसे रावत भाटा भी है, केगा भी है, नरोरा भी है, सब कुछ है। लेकिन आपको जो है कमेंट में बताना है कि नरोरा जो है आपका नाभिकीय ऊर्जा जो है कहाँ पे, कमेंट में बताइए। अगर जो सही आंसर दीजिएगा उसको 25 रुपया इनाम के तौर पे दिया जाएगा। आंसर होना चाहिए कि नरोरा जो है क्विज, हाँ यही पूछा जाएगा कि भारत का जो है नरोरा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र जो है किस राज्य में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति किसके आसपास पाई जाती है। कोशिका भित्ति, देखिए कोशिका भित्ति वाला हम कंसेप्ट आपको दूर कर देते हैं। एक क्या होता है, एक होता है कोशिका झिल्ली, एक क्या होता है आप कहे सर जी, एक होता है कोशिका झिल्ली होता है। आज के बाद जो है ये कंसेप्ट आपका दूर कर देते हैं, टेंशन ही खत्म हो जाएगा। और एक होता है कोशिका भित्ति होता है, एक क्या होता है, एक होता है कोशिका भित्ति होता है। ठीक है, देखिए आपको बता देते हैं कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति। अगर एक एक है पेड़ पौधा, एक क्या है पादप। पादप का मतलब क्या होता है, पादप का मतलब पादना होता है, नहीं, पादप का मतलब पेड़ पौधा होता है। क्या होता है, पादप का मतलब पेड़ पौधा होता है। और जंतु का मतलब यानी कि हम लोग जंतु सब हो गए। तो पादप जो है ना पेड़ पौधा में आप देखिएगा कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति दोनों रहता है। पादप में क्या रहेगा तो कैसे जी, पादप में दोनों रहता, कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति यानी कि दोनों रहता। ठीक है, पादप में। लेकिन जंतु में देखिएगा तो जंतु में क्या पाया जाता है, जंतु की कोशिका में, तो जंतु की कोशिका में सिर्फ और सिर्फ कोशिका झिल्ली रहता है। क्या रहता है, जंतु कोशिका में सिर्फ और सिर्फ रहता है तो वो कोशिका झिल्ली रहता है। अब आप कहिए सर जी इसका याद करने का ट्रिक हमको बता दीजिए। हमको ये बात बताइए, ये प्रोटेक्ट प्रदान करता है। कोशिका झिल्ली क्या करता है, कोशिका को बचाने काम करता है, बाहरी से आघात से बचाता है। और कोशिका भित्ति भी क्या करता है, प्रोटेक्ट करने काम करता है। अब देखिए जंतु में क्या होता है, जैसे कि हम लोग हो गए, जानवर हो गया, शेर हो गया, कुछ भी हो गया, वो एक दूसरे से एक जगह से दूसरे जगह आ जा सकते हैं। अब मान लीजिए आपको कोई मारने के लिए आ रहा, प्रोटेक्ट करने के लिए एकदम से मारने के लिए आ रहा, तो आप बचने के लिए क्या कीजिएगा, भाग जाइएगा। नहीं भाग जाइएगा, भाग भी सकते हैं। लेकिन बताइए पेड़ पौधा को मारने के लिए कोई आ रहा है तो पेड़ पौधा क्या करेगा, एकदम से चलो रे चलो रे चलो, सब एकदम से उठ के चलो, उठ के चल जाए दूसरा जगह। नहीं, ऐसा उठ के अगर दूसरा जगह गया मतलब उसके बाद राम नाम स्वाहा, मतलब एक बार पेड़ उखड़ गया तो उसके बाद मरिए जाता पेड़, जिंदा तो रहता नहीं है। क्या जी सर जी, मतलब पेड़ पौधा कहीं एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता। इसलिए प्रकृति को भी लगा कि पेड़ पौधा को हमें सुरक्षा ज्यादा दिया जाना चाहिए। पेड़ पौधा कोशिका थोड़ा सा मजबूत होना चाहिए, ताकि अगर जल्दी भी अगर कोई उस पर आक्रमण करे, जल्दी भी उसको मारे काटे ना, तो जल्दी उस पर इफेक्ट नहीं पड़े। इसलिए पेड़ पौधा को जो है ना कोशिका झिल्ली से तो प्रोटेक्ट किया है, इसकी कोशिका को बोला कोशिका भित्ति भी देते, मतलब दोनों एकदम से लगा दिया, दो को लेयर लगा दिया, ताकि जल्दी जो है ना एकदम से इस पर इफेक्ट ना पड़े। ऐसे भी आप देखिएगा कि आप कोई ऐसे एक थप्पड़ नहीं मारता, मारता होगा तो आप भी दो थप्पड़ लगा देते होंगे, इसलिए जल्दी आपको एक थप्पड़ कोई नहीं मारता होगा। लेकिन आप हाथ में कचिया ले लिए गो घर में या फिर कुछ भी ले लिया, अगर पेड़ पौधा हम जा रहे हैं थोड़ा सा ऐसे करके काट दिए, नहीं काट दिए, तो मतलब इससे आप क्या लग रहा है कि कोशिका उसमें जो है ना उसका कोशिका ज्यादा मजबूत होना चाहिए पेड़ पौधा का, तब तो ये प्रोटेक्ट होगा। कहिए जी सर, इसलिए पादप में जो कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति दोनों पाया जाता है, और जंतु में सिर्फ और सिर्फ कोशिका झिल्ली पाया जाता है, और कोशिका भित्ति किस में रहता है, जिसमें ज्यादा हमें प्रोटेक्शन देने की जरूरत हो जाएगा। तो क्वेश्चन यही बात करता है, कोशिका भित्ति किसके आसपास पाई जाती है, पादप कोशिका में पाई जाती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इनमें से कौन उष्माक्षेपी अभिक्रिया है।
देखिए उष्मा शोषीय विक्रिया और उष्मा क्षेपीय विक्रिया डिटेल से हम चर्चा किए थे प्रकाश संश्लेषण वाले चैप्टर में, यानी साइंस के एमसीक्यू में। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन को पढ़िए और जवाब देने का आप प्रयास कीजिए। ठीक है, देखते हैं किसका किसका आंसर सही आता है। क्वेश्चन को पढ़िएगा, सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। अगर सही आंसर दे पा रहे तो समझ जाइए कि ऐसे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन आते हैं उष्मा क्षेपीय और उष्मा शोषी से, तो आपसे क्वेश्चन बन पाएगा एग्जाम हॉल में। ठीक है, अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा, और जो चैनल पर पहली बार है और यहाँ तक क्लास देख चुके हैं, मतलब आपको क्लास अच्छी लग रही है, तो आप क्या कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, इतना बात जान लीजिए कि प्रत्येक सेशन में जो है प्रैक्टिस सेट में हम कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें हम कुछ रुपया लगा देते हैं इनाम के तौर पे। अगर आप उसका जवाब देते हैं तो उसको जो है 25 रुपया इनाम के तौर पे मिलने वाली है। क्या, अगर आप सबसे पहले कमेंट सेक्शन में क्या करते हैं, कमेंट सेक्शन में अगर आप आंसर सही देते हैं तो उसको 25 रुपया दिया जाता है। और आपको मालूम होगा कि अगर हम जिस क्वेश्चन, अब सब क्वेश्चन का नहीं होता है, कोई कोई क्वेश्चन में बोलते हैं अगर इस क्वेश्चन का आंसर आप सही से देते हैं तो उसको 25 रुपया दिया जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में रुपया नहीं लगाया गया, 14 नंबर क्वेश्चन में रुपया नहीं है, इसलिए 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर अगर आप देते भी है तो इसके लिए रुपया नहीं मिलेगा। हालांकि इससे पहले हमने एक क्वेश्चन में रुपया लगा चुका हूं, उसका जवाब दीजिएगा तो आपको सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कौन उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है? उष्मा क्षेपीय का मतलब यानी कि उष्मा निकलना चाहिए। क्या जी सर जी? कपूर का ऊर्ध्वपातन, अच्छा ये सब तो आप नहीं जानते हैं, ये सब आप नहीं जानते, क्या सर जी ये सब नहीं जानते तो कैसे होगा? चलिए पहला ही ऑप्शन को पढ़ते हैं, त्वरित चूने के साथ जल की अभिक्रिया। मतलब वही बात हो गया कि चूना में पानी ढारना, चूना में पानी डालना, यानी कि त्वरित जल के साथ त्वरित चूना के साथ जल की अभिक्रिया। मतलब चूना में अगर आप देखते होंगे पानी डालते हैं, कभी चूना में पानी डाले हैं? घर में जो पेंट होता है तो चूना में देखिएगा पानी डाला जाएगा और तब पेंट किया जाएगा, कभी किए हैं या फिर कभी देखे हैं? अगर देखेंगे तो इस बात आप ऑब्जर्व किए होंगे कि जब भी चूना में आप पानी डालिएगा चूना एकदम से खौलने लगेगा, पूरे खौलने लगेगा, खौल के एकदम से जो बाहर पानी वानी गिरना शुरू हो जाएगा। इसलिए कभी भी जो है चूना में पानी डालिएगा तो दूर हट के डालिएगा और दूर हट जाइएगा, नहीं तो इतना खोलेगा ना, इतना एकदम से खौलने लगेगा, पूरे गर्म हो जाएगा। अगर हाथ उसमें दीजिएगा तो हाथ जल हो जाएगा, राख हो जाएगा एकदम से, ये सबको चमड़ी उमड़ी सब खत्म हो जाएगा, इतना गर्म होता है, आपको जला के रख कर देगा, यानी पूरे खोलने लगता है। तो इसलिए जो है चूना में देखिएगा एकदम से हाथ से नहीं मिलेगा चूना को पानी में। तो वो क्या होता है, कहिए सर जी, जब भी चूना में हम पानी डालते हैं मतलब गर्मी निकलता है, इतना गर्मी निकलता है, इतना हीट उत्पन्न होता है कि हाथ जलाता है, मतलब उष्मा निकलता है। तो हम क्या बोल रहे थे, जब उष्मा निकलेगा तो उष्मा क्षेपीय विक्रिया होगा, उष्मा ग्रहण करेगा तो उष्मा शोषीय विक्रिया होगा। तो इसमें उष्मा निकलता है इसलिए उष्मा क्षेपीय विक्रिया हो गया। तो क्वेश्चन यही पूछता है कि इनमें से कौन उष्मा क्षेपीय विक्रिया है? तो ऑप्शन तो ए ही राइट आंसर हो जाएगा, आपको और ऑप्शन पढ़ने का जरूरत भी नहीं था। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, त्वरित चूने के साथ जल की अभिक्रिया, यानी कि चूना में अगर जल डालते हैं तो उष्मा निकलता है, उष्मा का मतलब हीट निकलता है। ठीक है, तो यानी कि उष्मा क्षेपीय विक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? देखिए हम आपको एक बात बताए थे, हम क्वेश्चन का डिस्कशन थोड़ा सा एकदम से बढ़िया तरीके से करते हैं, इसलिए और समझा के कि देखिए साइंस में होता क्या, हूबहू क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत कम होती है, लेकिन उसी कंसेप्ट के आधार पे बहुत सारा क्वेश्चन साइंस में पूछा जाता है। इसलिए हम सोचते हैं कि अगर जो क्वेश्चन आ गया उस क्वेश्चन का जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को क्लियर कर दे, ताकि अगर क्वेश्चन आप एग्जाम हॉल में आए तो क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। ठीक है, इसलिए टाइम ज़्यादा लगता है डिस्कशन में, और बाद में बताइएगा कि ये डिस्कशन ठीक लग रहा है कि आप क्वेश्चन ऐसा बता के एकदम से फास्ट में निकल जाए। ठीक है, हमको लगता है क्वेश्चन सब बताने से तो कोई बेनिफिट होने वाला है ना, डिस्कशन देखिए मजा आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर देखिए आप लोगों को क्या करना है, अगर आप देखिएगा तो निम्नलिखित में से कौन नीले लिटमस पत्र को लाल करता है? देखिए नीला लिटमस पत्र को कौन लाल करता है? कैसे जी? अम्ल करता है। कौन करता है? नीला लिटमस पत्र को अम्ल जो है क्या करता है, लाल करता है, और लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता है, क्षार कर देता है। तो अब आपको खोजना है इसमें अम्ल कौन सा है। ठीक है, तो अम्ल इसमें जो है आपको खोजना है कि अम्ल है तो है कौन सा। तो अम्ल का आपको यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया, अगर अम्ल का फॉर्मूला अगर आप देखने के लिए जाते हैं तो अम्ल का फॉर्मूला क्या हो जाए उसको आप देखिए, और उसके बाद जो है आप क्या कीजिएगा, इसका आंसर जवाब देगा प्रयास कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और इसका आंसर जो भी इसका आंसर अगर आप जवाब दीजिएगा कमेंट सेक्शन में सही आंसर, उसको जो है 25 रुपया इनाम दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। एक तत्व जिसकी परमाणु संख्या 10 है उनके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है,
अच्छा कौन सा कथन सही, एक तत्व जिसकी परमाणु संख्या 10 है। 10 किसका होता है, नियोन का होता है, Ne10 होता है, नियोन का Ne10 होता है। अच्छा नियोन जो है ये क्या धातु है, अधातु है, अक्रिय गैस है, या फिर दोनों सही है। नियोन क्या है हमको ये बात बता दीजिएगा, ठीक है। तो आप कहिए सर जी ये क्या है, नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बता चुका हूं और आप अगर पढ़े होंगे तो आपको मालूम होना चाहिए। इसका भी आंसर आप सही जवाब देते हैं कमेंट सेक्शन में तो आपको 25 रुपये इनाम के तौर पे दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। ठीक है, देखिए प्रकाश की चाल पूछेगा निर्वात में कितना होता है, तो प्रकाश की चाल निर्वात में जो है ना, निर्वात में कितना होता है, सबसे अधिक प्रकाश की चाल निर्वात में ही होता है। और निर्वात में होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। कितना होता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता, पर सेकेंड होता, यानी कि 1 सेकेंड में प्रकाश जो है ना निर्वात में 3 लाख किलोमीटर पहुंच जाता। सोचिए 3 लाख किलोमीटर, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर नहीं, 100 किलोमीटर नहीं, आपके घर से पटना 200-300 किलोमीटर होगा, समझ जाइए। यानी कि ये 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर पहुंच जाता है, समझ जाइए कितना फास्ट ऐसा गति रहता है। क्या जी सर जी। और ध्वनि की चाल 330 मीटर पर सेकंड होता है, ध्वनि बहुत अस्थिर स्थिर जाता है। इसलिए आप देखते होंगे जब भी एकदम से अभी बारिश हो रहा है तो बिजली चमकता होगा तो पहले बिजली का रोशनी पहले आता होगा, क्योंकि उसका तो गति फास्ट है, 21 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर पार कर जाएगा, तो धैर्य से रोशनी पहले आता है। और उसके बाद उधर से डिडूम डिडूम कर ले अस्थिर से आएगा कौन, ध्वनि का एकदम से, तब सुनेगा धन 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 धन, नहीं डर उत्पन्न हो जाता, नहीं लगता भाई साहब क्या हो रहा नहीं हो रहा है। तो यानी कि ध्वनि का चाल तो 330 मीटर पर सेकंड है, यानी कि वो 330 मीटर ही जाएगा, किलोमीटर नहीं 1 सेकंड में। तो धीरे धीरे आएगा वो, एकदम से लेट से आएगा, वो पहले ही पहुंच जाता है। तो प्रकाश की चाल मेरे बात में पूछेगा तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है, लेकिन ऐसे ऑप्शन में नहीं रहेगा। इसी को ऑप्शन में कैसे करेगा जानते हैं, ऐसे कर देगा 3 लाख, लाख पे होता है 5 को सुनाते, 10 पे 5, इतना किलोमीटर पर सेकंड, ऐसे रहेगा ऑप्शन में। ठीक है, इसी को पढ़ेंगे 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, क्या जी सर जी। कभी कभी क्या होता है किलोमीटर में ना देखिए ऑप्शन में दे देगा मीटर में, तो मीटर में देगा तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हो जाए। कितना हो जाएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। अरे मीटर में बदले तो 3 को सुना ज्यादा लगेगा, नहीं समझे। क्या जी सर जी, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, 3 को सुना ज्यादा लगा दिए तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। यहाँ पे देखिए मीटर पर सेकंड है, यहाँ पे किलोमीटर पर सेकंड है। ठीक है, दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। किलोमीटर पूछेगा तो 3 लाख, यानी कि 3 × 10⁵ मीटर में पूछेगा तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हो जाएगा। लेकिन सबसे अधिक ऑप्शन कौन सा जाएगा, तो सबसे अधिक जो प्रकाश की चाल होती है वो होता है हीरा में। हीरा में एकदम से जाएगा प्रकाश धाए ऐसे 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 पूर्ण परावर्तन हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन एकदम से हो जाएगा बढ़िया तरीके से, इसलिए हीरा चमकने लगता है, हमको अच्छा देखने में लगने लगता है। तो इसलिए जो है सबसे अधिक कहाँ पे होगा, तो हीरा में हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ जाते हैं। इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। हालांकि देखिए ये जीके क्वेश्चन है, लेकिन एक दो क्वेश्चन जो है ना जीके का भी संसाधन से रिलेटेड रहता है, तो वो साइंस में पूछा जाता है। तो इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। नवीकरणीय का मतलब हम क्या बताए थे, बहुत वो बात बता चुके हैं। नवी का मतलब होता नया, नवी का मतलब क्या होता है नया, यानी कि वैसा चीज जो नया नया जल्दी जल्दी बन सकता है, जल्दी जल्दी मिल सकता है। क्या जी सर जी, नहीं मिल सकता है, हाँ जी, तो वो क्या होता है, वो होता है नवीकरणीय। और अनवीकरणीय मतलब होता है यानी कि जो जल्दी नहीं मिलता, जो बहुत दिन के बाद मिलेगा या फिर दोबारा जल्दी मिलेगा ही नहीं। जैसे कि भोज भात आप देखते होंगे दही आपको दोबारा नहीं मिलता होगा, नहीं। अब पूरी सब्जी तो एकदम से जल्दी जल्दी मिल रहा होगा, कहिए जी सब्जी। तो भोज के संदर्भ में देखा जाए तो नवीकरणीय हो गया पूरी सब्जी, लेकिन दही देखिएगा तो एकदम से हो जाएगा अनवीकरणीय, क्योंकि बहुत दिन के बाद मिलेगा या फिर एक बार मिलेगा। तो नवीकरणीय का मतलब क्या होता है, जो जल्दी जल्दी मिले। तो इसमें से कौन आपको जल्दी जल्दी मिल जाए, कोयला नहीं, कोयला बनने में तो लाखों वर्ष बनता है, तो ये जल्दी नहीं मिलेगा। तो ये क्या हो गया, और नवीकरणीय। पेट्रोल, पेट्रोल भी बहुत समय लगता है तब पेट्रोल बनता है। लकड़ी, ईंधन के संदर्भ में लकड़ी बातचीत किया जा रहा है, तो ये तीनों क्या हो जाए, ये तीनों हो जाएगा और नवीकरणीय हो जाए, क्योंकि ये जल्दी मिलने वाला नहीं है। लेकिन भाई सूर्य का प्रकाश क्या, ये तो डेली सर जी मिलता है, डेली ठंडी का मौसम में भी कभी कभार मिल ही जाता है, यानी कि डेली मिल जाता है। तो सूर्य का प्रकाश नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हो गया, ऑप्शन डी राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव का गैस में बदलना क्या करता है। यानी कि द्रव जो है गैस में बदलेगा। आप अब मान लीजिए ये द्रव है, ठीक है, आप द्रव को क्या किया, एकदम से द्रव को क्या किया, एकदम से एक बर्तन में लिए, एकदम से, हाँ एकदम से बर्तन में एकदम से लेकर के इसको क्या किया, एकदम से हीट करना शुरू कर दे। पानी है और एकदम से इसको द्रव, द्रव का मतलब पानी वानी जो भी हो, उसको एकदम से हीट करना शुरू कर दे। क्या किया, एकदम से हीट करना एकदम से शुरू कर दे, एकदम से नहीं, चूल्हा के तहत। उसके बाद भाई साहब ये क्या होगा, कहिए सर जी, ये गैस में बदल जाए, ये क्या होगा, गैस में एकदम से बदलना शुरू हो जाएगा। तो गैस में जो बदलेगा ये क्या कहलाएगा, वाष्पीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वाष्पीकरण कहलाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या जी सर जी। आपको ये कमेंट में बताना है, इस पर रुपया नहीं लगा रहे, ऐसे पूछ रहे हैं, कमेंट में आपको बताना है कि ठोस का
गैस में बदलना क्या कहलाता है, ठीक है। ठोस का गैस में बदलना क्या कहलाता है, तो कहे सर जी ऊर्ध्वपातन कहलाता है। क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन। यानी कि जैसे कपूर को देखिए वो ठोस मात्रा में रहेगा, उसको हीट कीजिएगा तो वो द्रव नहीं बनेगा, सीधे गैस बन जाएगा। क्या जी सर जी बात सही बोले। अच्छा, आपको ये बताना है कि वाष्प का जो है द्रव में बदलना क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा हो जाएगा, पीनियल ग्रंथि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पीनियल ग्रंथि हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। पिट्यूटरी ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि यानी पीयूष ग्रंथि को ही हम क्या बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। क्या जी सर जी बात बिल्कुल सही है। थायराइड ग्रंथि कहाँ होता है, तो एकदम से थायराइड नाम जब भी आएगा तो गला वाला का एकदम से संबंध उसका हो जाता है, ठीक है। क्या जी सर जी। तो यहाँ पे उम्मीद करते हैं आपको 20 क्वेश्चन का डिस्कशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जो चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए जोश जुनून के साथ, एक नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए बने रहने के लिए थैंक यू। जय हिंद।